हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर अपने पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें हम इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके जाएंगे तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम इसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। इसको ले जाने में जो वर्डन करना पड़ेगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में जो वर्डन करने पड़ेगा यो, जो एनर्जी लगेगी वो, इन सब की टर्मिनोलॉजी को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्या चेंजेस होंगे सब कुछ देखेंगे। वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और हाँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब मैं सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। डायग्राम क्या है सर? ये आपका डायग्राम है। डायग्राम अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं ड्रॉ करूँगा डायग्राम, लेकिन दिखेगा कैसे नहीं। मैं इसको जूम करता हूँ, है ना, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये आपका डायग्राम है, ओके। अब इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखने का मतलब सर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, जरा बताइए। तो बिल्कुल बता रहा हूँ। ये आपको जो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बता रही है। ये सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बता रही है। और ये जो आपको ग्रीन कलर की एक लाइन दिख रही है, ग्रीन कलर की लाइन जो है वो आपका बता रहा है एक डायपोल है। डायपोल का ये निगेटिव चार्ज है और ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ में आ रही है बिल्कुल, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे बना के रखी हुई है, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब ये इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा जाता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो ध्यान से देखना, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान से देख लो, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। मैंने पिछले वीडियो में बता के रखा है पहले से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है तो आपको पता होगा। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी वो होती थी E=F/Q, और हम अगर यहाँ पे F की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे तो E/Q हो जाएगी, ठीक है, E/Q हो जाएगी। तो इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है F=Q/E या E/Q लग रहा है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर इतना समझ में आ गया। अब हम जैसे ही बात आएंगे किस पे, निगेटिव वाले चार्ज पे। तो निगेटिव वाला चार्ज जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है वो अपोजिट, पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होता है उसके हमेशा अपोजिट जाएगी, है ना। फोर्स जो इस पर लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। तो ये फोर्स इधर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पक्का लग रहा है। इस पे जो मैग्नीट्यूड निकलेगा सेम वही मैग्नीट्यूड निकलेगा, F=Q/E। F=Q/E। ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये रेस्ट में है, बिल्कुल सही है, रेस्ट में है। तो एफ नेट जो लगेगा इस पे जीरो लगेगा। क्या लगेगा? एफ नेट, क्योंकि एक वेक्टर फॉर्म इधर लग रहा है, एक वेक्टर फॉर्म इधर लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है। क्या? E/Q इधर भी है, E/Q इधर ही है। तो ये जहाँ पे है वहाँ पे बना रहेगा। लेकिन जब मैग्नीट्यूड में सेम है तो ये यहीं पे बना रहेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये हुआ कि ये जो डायरेक्शन है वो एक ही पॉइंट पे नहीं है या फिर एक्सियल पोजीशन में नहीं है, ये थोड़ा ऊपर नीचे है। क्या है? थोड़ा ऊपर नीचे है। मतलब ये ना तो आगे जाएगा ना तो पीछे जाएगा। लेकिन ये अगर एक डायपोल लेट कर लें इस पेन को, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। तो ये कि अगर फोर्स इधर लग रहा है तो ये थोड़ा अपने अलाइन में करेगा। मतलब ये बोलेगा कि ये चाहेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये पैरेलल हो जाए। ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। किसके? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। और ये पैरेलल करने के लिए ये फोर्स इसको घुमाएगा और ये फोर्स इसको इधर ले जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये वाला फोर्स इसको इधर दबाएगा, ये वाला फोर्स इसको इधर ले जाएगा। तो ये जो फोर्स इधर दबाया तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? घूमने की कोशिश करेगा और तब तक घूम जाएगा जब तक ये इसके पैरेलल ना हो जाए। तो जहाँ पे घूमने की बात आती है वहीं पे आता है आपका टॉर्क, ठीक है। क्या आता है? वहाँ पे टॉर्क आता है। तो हम यहाँ पे फोर्स तो क्या हो जाएगा? एफ नेट तो यहाँ पे निकल रहा है जीरो। एफ नेट क्या निकल रहा है? यहाँ पे जीरो। लेकिन यहाँ पे एक चीज और इंट्रोड्यूस हो गई जिसको बोल गए हैं टॉर्क। क्या बोलेंगे?
टॉर्क। अब ये टॉर्क को हम कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों ने रोटेशनल मोशन में पढ़ा है या 11th में आपने पढ़ा है कि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है। तो आपको टॉर्क का फार्मूला पता होता है सर। जो टॉर्क होता है टाउ, वो होता है फोर्स, क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब ये फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है सर जी? फोर्स जो लग रहा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है? वो होता है अपना Q इंटू ई। क्या होता है? Q इंटू ई। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कुछ लॉजिक नहीं समझ में आया यहाँ पे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है सर? इस पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम इसको एक आइसोलेट करके यहाँ पे लेके आएंगे। तो इसके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, मतलब ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आएगा ये हमें चाहिए। और ये कैसे मिलेगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये हो गया आपका 90 डिग्री, हाँ या ना? ये हो गया आपका 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनस। क्या हो गया? हाइपोटेनस। और आपको पता है, क्या पता है कि सर जो इलेक्ट्रिक डायपोल के चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2l। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? 2l। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ये है आपका थीटा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। और जब ये थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो हमें निकालना है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में एक रिलेशन, ताकि अपना परपेंडिकुलर आ जाए। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में मतलब आपका, अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये हुआ अपना 2l, ठीक है, और ये हुआ परपेंडिकुलर और ये हुआ थीटा। तो परपेंडिकुलर की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगा? देखो, साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो कितना आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप बोलोगे हाँ सर, P अपॉन 2l हो गया। अब अगर हम P निकालना चाहें तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 2l साइन थीटा, हाँ या ना? आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, इतना तो हमें समझ में आ गया। और जब P इज इक्वल टू 2l साइन थीटा हो गया, तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे क्या देखना है आपको कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? 2l साइन थीटा, हाँ है ना? 2l साइन थीटा कैसे आया? अभी मैंने बताया, ट्रेंगल के थ्रू, है ना। अब टाउ इज इक्वल्स टू क्यू ई 2l साइन थीटा। यहाँ पे एक बात देखना, क्या कि ई को ऐसे ही रहने दो, ई को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू को इसके साथ ले लो तो 2ql हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि टाउ इज इक्वल्स टू, अच्छा 2ql क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। P इज इक्वल्स टू 2ql, P इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2ql। तो 2ql की जगह हम क्या रख सकते हैं? 2ql की जगह हम P रख सकते हैं। तो E इंटू यहाँ पे हो जाएगा P, और ये हो जाएगा साइन थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में होता है कि सर टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E साइन थीटा, P क्रॉस E, E क्रॉस P, P क्रॉस E, है ना। एक सेकेंड जरा देखना। ये आपका रिजल्ट कहीं भी गड़बड़ी हो गई क्या? अच्छा, कहाँ में गड़बड़ी हुई है? ओफ, कैसे गड़बड़ी? जब साइन थीटा हट गया तो क्रॉस ई आएगा ना भाई, बताना चाहिए ना आपको सर यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। तो ये हुआ आपका नेट रिजल्ट। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये होगा आपका टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस ई, इसको बोलेंगे वेक्टर फॉर्म। ये है आपका क्या? वेक्टर फॉर्म। कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस ई हो गया, ये इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। अब तो हमें सर यहाँ पे जो टॉर्क लगा वो तो समझ आया, लेकिन अगर हम बात करें वर्क डन की, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो वर्क डन के लिए समझ लेना, यहाँ पे एक फिगर, दूसरा फिगर मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिगर मैं दूसरा बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिगर लो दूसरा, है ना। चलो फिगर कैसे बनाएं, कैसे बनाएं? बढ़िया बढ़िया फिगर बनाएंगे, सुंदर सुंदर फिगर बनाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हुआ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब हम रखेंगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल रखें हम। चलो ये अपना रखे इलेक्ट्रिक डायपोल, ये है अपना पॉजिटिव चार्ज, ये है अपना निगेटिव चार्ज।
एक काम करते हैं, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव करते हैं, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इसके बीच की डिस्टेंस 2L है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगर टॉर्क इधर लग रहा है, टॉर्क इसको घुमाने में घुमा रहा है, तो इसमें करना पड़ेगा इसको वर्क डन। अगर पहले यहाँ पे एंगल जो है वो θ1 है, θ1 है, तो इसको घुमाएगा, तो घुमाने में जो वर्क डन सपोज दैट थोड़ा सा क्या हुआ होगा, थोड़ा सा डी थीटा एंगल बना होगा। क्या बना होगा? डी थीटा घुमा होगा, ठीक है, डी थीटा। तो डी थीटा घुमाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। उस वर्क डन को क्या बोलेंगे सर? वर्क डन होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे हाँ सर। यहाँ पे एक काम करना, ये पहले हटा देते हैं, है ना? हट जा भाई, हट जा, अरे हट जा, हट गया, है ना? तो इफ W मतलब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो तो नेट फोर्स 0, लेकिन यहाँ पे लग रहा है टॉर्क। घुमाने में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलेंगे? टॉर्क। टॉर्क यहाँ पे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या सर जी? यहाँ पे हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे जो वर्क डन है ये वर्क डन रहेगा। अगर हमें वर्क डन निकालना है, छोटा सा वर्क डन मतलब सर जी DW, ओके, कोई दिक्कत। टॉर्क क्या है सर जी? टाउ है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर क्या है? डी थीटा है। ये तो हमें छोटा वर्क डन हो गया। लेकिन अगर हमें अगर हम इसको, ये तो छोटे एंगल के लिए है, अगर बड़े एंगल के लिए निकालना हो, बड़ा वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालना हो, तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या निकालेंगे? टोटल वर्क डन के लिए हम यहाँ पे करेंगे सर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा DW। और सपोज दैट यहाँ पे जब इंटीग्रेशन सॉरी क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लिमिट। सपोज दैट पहले एंगल θ1 था और लास्ट में क्या हो गया? θ2, θ1 से θ2 और ये डी थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ पे जो टाउ है, टाउ की जो वैल्यू होती है वो क्या है सर जी? ये DW का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो W हो जाएगा कैपिटल में, मतलब टोटल वर्क डन हो जाएगा। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है सर जी? टाउ इज इक्वल टू होता है EP साइन थीटा। क्या होता है? EP साइन थीटा। अब साइन थीटा और आगे थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो हम इसको अंदर कर लेंगे, बाकी बाहर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? θ1 टू θ2 और डी थीटा। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तो आपको एक बात याद होगी। कैसी बात याद होगी? कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा EP। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? सबको याद होता है यार, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है सर माइनस कॉस थीटा। तो बिल्कुल सही, ये हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा और ये हो जाएगा θ1 टू θ2, θ1 टू θ2। लिमिट रख लेते हैं तो W इज इक्वल टू आ जाएगा EP और ये माइनस में कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये माइनस अगर बाहर है तो इसको प्लस में करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। इसमें क्या लॉजिक कर सकते हैं कि EP कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये हुआ टोटल वर्क डन। क्या हुआ? टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन। अच्छा सर, टोटल वर्क डन ये हुआ, सपोज दैट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे केसेस की बात करूँ, केस कैसा सर? ये कैसा केस हो गया? केस ऐसा कुछ है कि अगर स्टार्टिंग में अगर θ1 90 डिग्री रहा होता, क्या रहा होता? 90 डिग्री रहा होता, तो क्या बात होती? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहा होता और जो θ2 होता वो रहा होता थीटा। क्या रहा होता? थीटा। तो जो नेट वर्क डन आता वो क्या आता? ध्यान से सुन लो, यहाँ पे आएगा EP। स्टार्टिंग में अगर एंगल 90 डिग्री रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री और ये क्या हो जाएगा? कॉस में थीटा। 90 डिग्री वैल्यू होती है 0, 0 माइनस थीटा मतलब फिर से आ जाता है क्या? माइनस में EP कॉस थीटा। कब? जब स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिक डायपोल का एंगल है, मतलब ये परपेंडिकुलर रहा होता, मतलब ये जो θ1 है ये ऐसे परपेंडिकुलर किसके रहा होगा? E के परपेंडिकुलर रहा होता। बात समझ में आ रही है? इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसे रहा होता, ये ऐसे। तो उस केस में जो वर्क डन निकालते हम लोग तो कितना आता? उस केस में जो वर्क डन आता वो आता माइनस EP कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? एनर्जी के बारे में। कौन सी एनर्जी सर? अब कोई चीज़ इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए हो तो जो एनर्जी उसमें स्टोर हुई है वो किस फॉर्म में स्टोर हुई है सर? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हुई है ना? कोई चीज़ अगर मोशन करके छोड़ दो
तो उसमें कौन सी एनर्जी लगेगी, उसमें कौन सी एनर्जी कंजर्व हो जाएगी सर, जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसमें जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, किसमें सर, इस इलेक्ट्रिक डायपोल में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में एक तो दो वर्डन करना पड़ेगा। कैसा तो वर्डन करना पड़ेगा, एक तो देखो ध्यान से, एक वर्डन तो ऐसा है कि इसके परपेंडिकुलर लाएं, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल इनफाइनाइट से लाएंगे, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर रखेंगे, परपेंडिकुलर ठीक है रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक लाने में जो वर्डन किया जाएगा वो एक वर्डन, इसको हम लेंगे W1। अब जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये घूमने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो घूमने की वजह से ये इधर थोड़ा घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा। सपोज दैट एंगल थीटा घूमा, थीटा एंगल घूमा, ठीक है, जब थीटा एंगल घूमा तो उस केस में यहाँ पे एक दूसरा वर्डन आ गया W। तो दो वर्डन कैसे हुए, एक तो जब 90 डिग्री हुआ तो उसके लिए वर्डन, और दूसरा क्या हुआ W2 जो थीटा एंगल घूमा। तो नेट जो वर्डन आएगा, जो नेट वर्डन आया, जो नेट पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वर्डन आया, तो जो नेट वर्डन आया टोटल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि किया गया वर्क डन ही क्या होता है, एनर्जी होता है। इस केस में हमने सिर्फ घूमने वाला वर्डन लिया था, इस केस में हम क्या लेंगे, इस केस में हम दोनों वर्डन लेंगे, एक तो घूमने में किया गया वर्डन, एक तो इन्फिनिट से यहाँ तक लाने में वर्डन किया गया। तो W1 प्लस W2 हो जाएगा, ठीक है। तो W1 की वैल्यू क्या होगी, W1 की वैल्यू एंगल दिया गया है आपको, तो EP cos 90 हो जाएगा, और ये प्लस W2 की वैल्यू आपने लिखाया है सर, क्या हो जाएगा, जब थीटा एंगल बनाए, जब 90 डिग्री से थीटा एंगल बनाए तो उस केस में W की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस EP cos थीटा, क्या हो जाती है, माइनस में EP cos थीटा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया माइनस में EP cos थीटा। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या हो गया सर जी, माइनस में EP cos थीटा। तो वर्डन जो आया वो आया माइनस EP cos थीटा। और यही वर्डन क्या होता है, यही वर्डन जो होता है वो अपना क्या होता है, एनर्जी होती है। क्या होती है, एनर्जी होती है। बात समझ में आ रही है, तो यही एनर्जी है, U इज इक्वल्स टू माइनस EP cos थीटा। कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अगर दुख तकलीफ हो, ठीक है, कोई दुख तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं, सीधी सीधी बात है भाई, है ना। अच्छा, ये मैक्सिमम कब होगा, ये जो है वो मैक्सिमम कब होगा, बताओ, ये मैक्सिमम कब होगा भैया, अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 रख लें तो कोई cos 0 की वैल्यू 1, तो ये निगेटिव होगा, है ना। थीटा इज इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव, और निगेटिव मतलब क्या होता है सर जी, मिनिमम। क्या होता है, मिनिमम। U इज इक्वल टू माइनस में PE हो जाएगा। अच्छा, अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 90 पे U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, अगर हम थीटा इज इक्वल टू क्या कर लें, थीटा इज इक्वल टू 180 कर लें, क्या कर लें, 180, तो उस केस में 180 पे क्या आ जाएगा, 180 पे आएगा ये 90 प्लस 90 sin 90 वैल्यू 1। हाँ, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 रखने पे यहाँ पे U की वैल्यू जो आएगी वो आएगी PE, तो U मैक्स मिलेगी, U मैक्स मिलेगी। मतलब अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट चाहिए तो कितना एंगल थीटा घुमाना पड़ेगा सर, 180 एंगल घुमाना पड़ेगा। मतलब अगर ऐसे है तो इसको घुमाना पड़ेगा, फिर से इधर कर दो, है ना, यहाँ तक, तो जो एंगल बन जाएगा आपका 180 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। उस केस में आपका U मैक्सिमम मिलेगा। तो ये रहे आपके सारे एक्सप्रेशन। कौन कौन से एक्सप्रेशन सर, ये रहे आपके एनर्जी के एक्सप्रेशन, ठीक है, ये रहा आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये रहा आपका वर्डन का एक्सप्रेशन। ये जितने मैं लिखाया हूँ, अगर दोनों एंगल दिए गए हैं तो ये वर्डन का एक्सप्रेशन। केस फर्स्ट, अगर थीटा इक्वल टू 90 हो गया तो उस केस में W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस EP cos थीटा। और हमने पहले बताया इसके पहले वाले वीडियो में कि कैसे ही टॉर्क लगता है। क्या लगता है, टॉर्क। तो टॉर्क भी हमने इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस कर लिया। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, यहाँ पे हमने टॉर्क कैलकुलेट कर लिया, वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने पे या उसमें ले आने पे जो वर्डन होता है वही क्या होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये सब हमने सीखा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आगे आने वाली वीडियोज़ में उसको डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपकी, वो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को रखने पे जो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद और बाय बाय।